everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the topic that is DNA versus RNA, जिसमें हम DNA और RNA की properties पढ़ेंगे जो कि NCERT में mention है. And this topic is going to be covered directly from the NCERT, so that आप साथ के साथ अपनी NCERT को जो है underline कर लें और आपको कोई भी problem नहीं है. नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो इसमें मैंने जो पार्ट्स हैं, कितने पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं. जो आज हम पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आवर फिफ्थ पार्ट. 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. एक में हमने डीएनए के बारे में बात करा है, देन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स बात करी है. इसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स एंड आफ्टर दैट द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट डीएनए वर्सेस आरएनए. सो चलिए आज का जो टॉपिक है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डीएनए वर्सेस आरएनए को देखते हैं. एज यू सी इन योर एनसीईआरटी में एग्जैक्ट मेंशन है दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए वर्सेस आरएनए. फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन ये इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन द प्रोटीन वर्सेस डीएनए, जहाँ पे डिबेट थी प्रोटीन और डीएनए के बीच में कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो वो क्लियर हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट वाज अनइक्विवोकल रिजॉल्व फ्रॉम अ हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट. उससे पहले जो जब एवरी ऑसवर्ल्ड और मैकार्टी का वर्क आया था उस टाइम पे बोला जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है. ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, लेकिन वो सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हो पाए उस बात पे. इसी वजह से हार्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में बैक्टीरियोफेज के हेल्प से. रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया और वहां से बताया कि डीएनए ही जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है. इट बिकेम एन एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट दैट डीएनए इज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. हाउएवर it is subsequently became clear that in some viruses, कुछ वायरसेस में हमें देखने को मिलता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. मतलब आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है. मैंने लेक्चर्स की ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो डीएनए है दैट इज अ यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल. यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल in all living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज योर डीएनए. बट मैंने वहां ही पे बताया था कि इन सम वायरसेस, कुछ वायरस होते हैं, इन सम वायरस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, that is RNA is a genetic material. अब आपको पता होना चाहिए जो आपका वायरस है वो लिविंग नहीं है, that is a acellular organism. इसके बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है कि वायरस जो होता है दैट इज अ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो वहां पे आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आरएनए जो है दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल. आंसर टू दिस क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज प्रोमिनेंट इज अ जेनेटिक मटेरियल. क्यों डीएनए को प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, जबकि आरएनए जो है वो बहुत सारे डायनामिक फंक्शन शो करता है. कभी वो मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, कभी वो एडेप्टर मतलब टीआरएनए की तरह काम करता है. उसी के बारे में हमें देखना है. कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए. तो अगर हम डीएनए और आरएनए की डिफरेंस की बात करें, डीएनए और आरएनए की डिफरेंस की, तो दोनों की जो शुगर होती है वो हमें अलग अलग देखने को मिलती है. अगर हम शुगर की बात करें तो जो डीएनए की शुगर होती है दैट इज डीऑक्सी राइबोज, वेयर जो आरएनए की शुगर होती है वो होती है राइबोज. एक तो ये डिफरेंस है.
इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? डीएनए के अंदर थाइमीन देखने को मिलता है, थाइमीन इज प्रेजेंट। थाइमीन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ 5-मिथाइल यूरासिल। और अगर हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए में हमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज यूरासिल इज प्रेजेंट। ये एक दोनों का मेजर डिफरेंस है, ठीक है, डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को कब जेनेटिक मटेरियल कहा जा सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल को तब जेनेटिक मटेरियल कहा जा सकता है जब वो ये सब क्राइटेरिया को फिलफिल करे। पहला क्राइटेरिया, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन हो पाए उसके अंदर। सेकेंड, स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली, दोनों, स्ट्रक्चर से भी स्टेबल होना चाहिए और केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब धीरे धीरे म्यूटेशन हो, धीरे धीरे चेंजेस आए, ऐसा ना हो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आए। तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे तो वो रिक्वायर्ड होगा फॉर योर इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, वो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन द मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जो भी मेंडेलियन के कैरेक्टर्स हैं उस फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। पहला कि वो रेप्लिकेशन कर सके, दूसरा केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, तीसरा धीरे धीरे म्यूटेशन करे जो कि हेल्पफुल होगी फॉर आर इवोल्यूशन, फोर्थ अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन अ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको भी यहाँ से इतना जितना आप पढ़ चुके हो यहाँ से आपको पता चल गया है कि जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ कहाँ यूज होता है, दैट इज इन टोबैको मोज़ैक वायरस और दूसरा क्यूबी बैक्टीरियोफेज। जबकि आपने जो पढ़ा था बैक्टीरियोफेज, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में वहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। तो जर्नली क्या होता है, बैक्टीरियोफाज के अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन कई बार आरएनए भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, इफ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए और आरएनए है, उनके पास अपनी अपनी एबिलिटी है कि वो डुप्लीकेशन कर सके। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। और अगर वहीं पे हम प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जो हमारा पहला क्राइटेरिया था रेप्लिकेशन का, तो रेप्लिकेशन में हमें पता चला कि जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता इस क्राइटेरिया में। इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट पहला। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। अब दूसरा स्टेटमेंट था कि वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। तो स्टेबल होना चाहिए, इनफ नॉट टू चेंजेस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एजेस और चेंजेस इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इनके कहने का मतलब है जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जैसे जैसे लाइफ साइकिल चेंज हो रही है, एज बढ़ रही है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहा है तो उससे जेनेटिक मटेरियल बदल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे स्टेबल होना चाहिए। तो ये जो स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है स्टेबल है, वो तो हमें तभी पता चल गई थी जब ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया था। अगर आपको याद हो तो जब हम हीट किल्ड करते थे एस्ट्रेन बैक्टीरिया को, जैसे ही एस्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किया जाता था तो वो जो बाहर की जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो उसको रिमूव कर देता था, लेकिन उसका डीएनए वैसा का वैसा ही रहता था। इसी वजह से तो वो एस स्ट्रेन वाला डीएनए जब आरएनए में चला जाता, आर स्ट्रेन में चला जाता था, तो वो आर स्ट्रेन के चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बन जाती थी और वो आर स्ट्रेन दोबारा से एस स्ट्रेन बन जाता था। तो ये तो हमें वहीं से पता चल गया कि हीट करने के बावजूद भी ग्लाइकोकैलिक्स रिमूव हो सकती है, लेकिन डीएनए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, itself that the heat which killed the bacteria at least do not destroy the some properties of the genetic material, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चला
कि दैट डीएनए टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। हो सकता है कि डीएनए जो है वो हीट की वजह से अलग अलग हो जाए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के अपोजिट है, वो फिर से साथ में आ जाएंगे। व्हेन अ एप्रोप्रिएट कंडीशन इज प्रोवाइडेड, जब एक एप्रोप्रिएट कंडीशन दी जाए तो हो सकता है डीएनए जो है हीट करे जाए और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाए, लेकिन दोनों के अंदर बेस पेयरिंग कैसी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे की अपोजिट। लेकिन जैसे ही हम एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे डीएनए दोबारा से आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्दर 2OH ग्रुप प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। अब आरएनए पे हमें सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और मेक आरएनए लायबल बना लेता है, इजीली डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आरएनए को हम कहते हैं इट इज अ कैटालिटिक, हेंस रिएक्टिव। क्या है, कैटालिटिक है, रिएक्टिव है। एज यू सी, क्यों आरएनए को कैटालिटिक और रिएक्टिव कहा गया है, ये था शुगर, यहीं पे सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है। HCH2OH। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये सेकंड पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है ये सेकंड पोजीशन पे जो OH प्रेजेंट है उसकी वजह से आरएनए क्या होगा, कैटालिटिक हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, आरएनए क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा और इजीली डिग्रेड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें वहीं पे डीएनए की, तो डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो बेटर जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है, क्योंकि डीएनए आरएनए जो है वो डिग्रेड हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस शुगर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, अगर थाइमीन की भी प्रेजेंस है यूरासिल की जगह पे, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है डीएनए की। डीएनए थाइमीन कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन डीएनए, और जब हम थाइमीन देखने को मिलते हैं तो उसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है डीएनए के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दोनों डीएनए हो या आरएनए दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, लेकिन आरएनए हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, रिएक्टिव है ना, कैटालिटिक है, सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट है, उसकी वजह से जल्दी जल्दी म्यूटेट करेगा, तो जल्दी जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा ऐसे वायरसेस जिसमें हमें आरएनए देखने को मिलता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ऐसे वायरसेस की अगर हम बात करें तो उनकी बहुत ज़्यादा छोटी शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फास्टर इवॉल्व होते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चला कि ज़्यादा अच्छा कौन है, डीएनए अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, सो एज यू नो कि डीएनए होता है, डीएनए अपने आप में रेप्लिकेशन करता है, फिर आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो उनके कहने का मतलब यही है। अगर आप देखें तो आरएनए अगर है तो वो जल्दी से जल्दी, आरएनए जो है वो तुरंत प्रोटीन बना लेगा, तुरंत क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। हेंस अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर सकता है कैरेक्टर में। हाउएवर अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो ये जो डीएनए है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आरएनए पे। कैसे, पहले ये डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, फिर वो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कैरेक्टर में। तो यही लिखा है कि जो डीएनए है वो किस पे डिपेंडेंट है, आरएनए पे डिपेंडेंट है, ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग की मशीनरी है, वो किसके चारों तरफ घूम रही है, आरएनए के चारों तरफ घूम रही है। देखो अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, प्रोटीन तभी बनेगा जब वो आरएनए होगा। डीएनए अगर है तो पहले डीएनए को आरएनए बनना पड़ेगा। इसका मतलब प्रोटीन के जो चारों तरफ, प्रोटीन जो है, प्रोटीन बनने के लिए जो वो प्रोटीन इवॉल्व होगा वो बनेगा कैसे, दैट इज ड्यू टू
आरएनए। ठीक है, यहां से तुम्हें ये पता चला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाहे तुम्हारा डीएनए है चाहे आरएनए है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए ज्यादा स्टेबल है तो उसे हम स्टोर करते हैं फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जस्ट बिकॉज डीएनए ज्यादा स्टेबल है। और अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा कौन है? आरएनए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहां से आपको दो चीजें पता चली। डीएनए जो है वो किस लिए यूज होता है? दैट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वेयर एज आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए क्या होता है? ये ट्रांसमिशन कराएगा। किसका? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और अगर अभी से हमें डीएनए और आरएनए को सम अप करना हो कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो पहली बात, ज्यादा स्टेबल कौन है? डीएनए है कि आरएनए है? ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल आपका डीएनए है। ये कैसा है? लेस स्टेबल है। एक तो पहली बात, सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये लायबल है और क्या हो जाता है? इजीली डिग्रेड हो सकता है। यहां पर क्या है? ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? H प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और क्या प्रेजेंट है? थाइमीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ रही है। वेयर एज अगर हम आरएनए की बात करें तो यहां क्या प्रेजेंट है? यूरासिल प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरएनए जो है वो जल्दी से जल्दी म्यूटेट होता रहता है। म्यूटेट एट वेरी फास्ट रेट, जल्दी जल्दी म्यूटेट होगा। ठीक है, ज्यादा आरएनए क्या है? ज्यादा कैटालिटिक है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये सारे आपको पॉइंट्स देखने को मिले। ये ज्यादा स्टेबल है, 2H ग्रुप प्रेजेंट है, थाइमीन प्रेजेंट है। वेयर एज अगर आरएनए की बात करें तो ये लेस स्टेबल है। सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इजीली डिग्रेड हो जाएगा। यूरासिल प्रेजेंट है और म्यूटेट करता है एट वेरी फास्ट रेट। सो दिस इज अबाउट डीएनए एंड आरएनए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RNA world and replication. ये जो टॉपिक है दैट इज वी आर गोइंग टू कवर इन अ नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, और आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी सो दैट आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।